नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन क्लास में, गणित की क्लास में। तो ये 10वीं का जो गणित है उसकी क्लास में अब जा लेनी शुरू कर रहा, चैप्टर 1 से शुरू कर रहा और वही क्वेश्चनों को जो है मैं तैयार करवाऊँगा आपके, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स, चैप्टर 1 है यो। तो जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू हुआ वास्तविक संख्याएँ मतलब रियल नंबर्स, तो सवाल भी एकदम बनेगा कि वास्तविक संख्याएं होती कैसी है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद है फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन टॉपिकों को समझेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है प्राकृत संख्याएं। तो क्या हुआ प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखो, जो गिनती में यूज हुए हमारे नंबर, जो गिनती हमारी यूज हुए हैं 1 2 1 से शुरू हो गए और जहाँ तक भी जब है, कहाँ तक जब है भाई, बहुत दूर तक चल जाए ना, अनंत तक। तो 1 2 3 डैश 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 जितने भी नंबर्स है गिनती में अनंत तक, इन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं। ये कहते हैं नेचुरल नंबर। कक्षा 9 का है ये टॉपिक, बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं फटाफट इनका। उसके बाद है हमारा पूर्ण संख्याएं, या कहते हैं अंग्रेजी में ना होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, देखो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और मिला दें, मतलब प्राकृत संख्या कैसी 1 2 3 और अनंत तक है, अगर हम शून्य और लगा दें इसमें, मतलब शून्य फिर 1 2 3 और ये भी कहाँ तक चल जाएगी भाई, अनंत तक। तो शून्य अगर और जोड़ दी जा तो ये हो जा हमारी पूर्ण संख्याएं, या कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अगर पूर्ण संख्याएं पूछेगा तो बस प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में एक ही अंतर है, वो है शून्य का, जीरो का। प्राकृत में जीरो होती नहीं और पूर्ण संख्याओं में जीरो आ जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा पूर्णांक, ये से कहते हैं फिर इंटीजर्स। अब जो पूर्णांक है हमारा, पूर्ण का मतलब है पूर्ण है, जो मतलब जो संख्याएं दशमलव में, जो दशमलव या डेसिमल में नहीं है वे नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स का मतलब यहाँ पूर्ण से है। ठीक है, और पूर्ण संख्या कैसी हुई है, देखो जो हमारी संख्याएं हुआ पूर्ण संख्याएं, पूर्ण में 0 1 2 3 ये सभी ये धन पूर्णांक बोले जाएंगे क्योंकि प्लस वाले हैं। तो धनात्मक वाली सभी संख्या और फिर माइनस वाली भी संख्या, इसमें माइनस भी आ जाएगी, तो -1 -2 और -3 और कहाँ तक, अनंत तक। तो धन पूर्णांक या कह सको प्लस वाली सभी संख्याएं, और एक है फिर ऋणात्मक पूर्णांक या माइनस वाली सभी संख्याएं, और कहाँ तक, अनंत तक। ये सभी संख्याएं और जीरो भी ध्यान रखियो, धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्याएं, और फिर ऋणात्मक मतलब ऋण पूर्णांक माइनस वाली सभी संख्याएं, और शून्य भी मिलकर बनाते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक था हमारा पूर्णांक का। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याएं, या कहते हैं अंग्रेजी में रैशनल नंबर। अब ध्यान रखो, जो संख्याएं P/Q के रूप की हुए, P/Q के रूप वाली, P/Q के रूप वाली जो संख्याएं हुए हैं भाई, क्या है भाई हमारा चौथा पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं। तो P/Q के रूप की जो हुए, ठीक है, रूप वाली संख्याएं, रूप वाली संख्याएं। तो P/Q के जो रूप की हमारी संख्याएं होगी उन्हें हम कह देंगे भाई परिमेय संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जो हमारा P है वो पूर्णांक है, मतलब P की जगह हमारा जो है वो क्या हो सके, 0 हो सके, 1 2 3 ये कैसे हो जाएंगे, धन पूर्णांक, और माइनस वाले भी, -1 -2 -3 और कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो नीचे हमारा है हर में इसे अंश बोल लेंगे, इसे बोल लेंगे हर। जो हर है हमारा Q, ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सके, प्लस का भी हो सके या माइनस का भी हो सके, और अनंत तक, लेकिन ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का पता चल गया होगा, जो बटे वाली संख्या हो हमारी उन्हें बोल रहे हैं हम परिमेय संख्याएं। यहाँ पे कैसी हो सके, माइनस के नंबर भी हो सके, ऊपर नीचे कैसे भी हो सके, लेकिन नीचे जो है
हर जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो मेरे पास 3 है, ऊपर p का मान मेरे पास 3 है और q मैंने ले लिया 0, इसका मान हो जाएगा अनंत, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और अनंत ये हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो बात है 0 वाली कि भाई q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बात अनंत हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 0 से किसी नंबर को अगर हम भाग करेंगे, किसी नंबर को अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसका उत्तर जो आएगा वो अनंत आएगा। वो क्यों आएगा वो कभी फिर अगली वीडियो में बता दूंगा क्यों आएगा अनंत, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि परिमेय संख्या कैसी हो हमारी, बटे वाली, बस बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा परिमेय संख्या का। उसके बाद हमारा क्या है टॉपिक, 5वां पॉइंट है हमारा फिर अपरिमेय संख्याएं, या अंग्रेजी में कहता है इरेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्या कैसी हुआ है, तो जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें उन्हें कहता है अपरिमेय संख्याएं, या कह दो इरेशनल नंबर्स। अब देखो p बटे q के रूप में जो हमारे पूर्णांक है, मतलब प्लस वाले, धनात्मक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये सारे के सारे क्या हुए, परिमेय हुए। अब इनसे अलग नंबर कौन से बच गए भाई, परिमेय। इसमें प्राकृतिक भी आ गई, इसमें होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं भी आ गई, माइनस वाले भी नंबर आ गए, सारे ही नंबर आ गए लगभग। और जो हम बटे के रूप में लिखेंगे भाई, उदाहरण के तौर पे हमने परिमेय लिया था अभी, तो परिमेय तो 3/2 या 4/5 कुछ भी हो सके। ये तो दशमलव वाले नंबर भी है, तो दशमलव वाले भी नंबर आ गए। तो ये अपरिमेय वाले जो नंबर हैं ये कौन से हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनियो, अपरिमेय वाले नंबर कौन से हैं हमारे। तो अपरिमेय हमारा 5वां टॉपिक है फिर अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब वे कौन सी संख्याएं है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखियो, अंडर रूट समझ रहे, वर्गमूल में वे संख्याएं जो बाहर नहीं निकल सकती, बाहर सिर्फ वही संख्या निकल सके अंडर रूट से जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, समझ रहे, पूर्ण वर्ग है। वर्ग तो सभी संख्याओं का होगा किसी न भाई, दो भी किसी न किसी का वर्ग है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है भाई, मान लो मैंने अंडर रूट में 4 ले लिया, ये पूर्ण वर्ग है किसका, 4 पूर्ण वर्ग हो गया 2 का। इसका मतलब इसमें से 2 का वर्ग है यो, और वर्ग से हमेशा वर्गमूल खत्म हो जा, तो बाहर गुणा होगा 2, और 2 के बटे में हम 1 मान सके तो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा, अपरिमेय नहीं बनने का। तो अपरिमेय कौन सी संख्या है, वे संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती, जो पूर्ण वर्ग नहीं है किसी की भी, तो उन्हें कह देंगे हम, जैसे कि भाई 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 में से भी कहने को तो 8 में से भी कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण नहीं आने का वो बाहर। देखो कैसे भाई, 8 को हम कैसे लिख सके, 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब जो 2 और गुणा में 2 है, ये तो बन गया पूर्ण वर्ग। अब इसमें से 1 2 बाहर आ गया, लेकिन 1 2 अंदर ही रह गया, तो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला, तो ये भी क्या है, अपरिमेय। समझ में आ गई बात। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो और वे वर्गमूल के अंदर हो, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय। देखो अपरिमेय के 1-2 बातें और है, इन्हें और समझ लो एक बार। अपरिमेय संख्याएं, देखो अपरिमेय संख्याओं के लिए 2-3 पॉइंट है इसमें ध्यान रखने हमें। अपरिमेय संख्याओं के लिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, अगर किसी अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या जोड़े, चाहे वो पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, परिमेय हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। भाई मान लो मैं लिख दे रहा एक बार इस बात को, किसी अपरिमेय संख्या में, परिमेय संख्या, परिमेय जोड़ लेंगे, परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब वो कैसे, भाई मान लो मेरे पास एक अपरिमेय संख्या है √3 और मैंने इसमें जोड़ दिया 1,
तो मेरे भाई ये भी अपरिमेय ही है, ठीक है। और यह परिमेय में जोड़ी बनने इसमें, ये अपरिमेय है और ये है परिमेय। अपरिमेय में परिमेय संख्या जोड़ दी तो क्या मिला, क्या मिला भाई, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। अब एक बात हो, दो बात हो रही इसमें, दूसरे पॉइंट में मैं सारी बात बता दे रहा। अगर हम इसमें अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ लें, चाहे कुछ घटा लें, चाहे कहीं की गुणा कर लें या चाहे किसी की भाग कर लें, ध्यान रखियो किसी परिमेय संख्या में चाहे तुम किसी की गुणा कर लो, चाहे उसमें कुछ जोड़ लो, चाहे उसमें कुछ घटा लो, वो अपरिमेय रहेगी। मान लो मेरे अलावा कोई संख्या √5 है, इसमें मैंने 4 से भाग दे दी तो यह भी अपरिमेय है। √5 में अगर मैं मान लो 3 घटा दूं तो यह भी अपरिमेय है। या √5 की बात करूं मैं, इसमें कुछ गुणा कर दूं, 7 की गुणा कर दी, ठीक है, परिमेय में गुणा कर दी, तो इसका कुछ ही करते रहिए, ये अपरिमेय ही रहेगी, ठीक है। एक कंडीशन में यह परिमेय बन सके, सिर्फ एक कंडीशन में। वो कंडीशन कौन सी है, मान लो मेरे पास √5 ही है, ये परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। अगर इसमें इसी की गुणा कर दी जा तो ये परिमेय बन जाएगी। ये √5 है, अगर मैं इसमें √5 की ही गुणा कर दूं तो देखो √5 और गुणा में √5 क्या बन गया, √5 का होल वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। और वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा तो बाहर क्या निकल का होगा, 5, और 5 बाहर निकल गया। इसका मतलब इसके बटे में 1 मान के इसे हम क्या बना सके, परिमेय बना सके। तो ये कंडीशन है वह कि कब होगी परिमेय, जब इसकी गुणा इसी में कर दी जा। अन्यथा आप इसमें चाहे परिमेय जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो, ये तो अपरिमेय ही रहेगी, ठीक है। ये टॉपिक था हमारा अपरिमेय का। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा है भाई, छठा टॉपिक है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका एक कथन है, एक सूत्र है, एक तरह से A बराबर B गुणा Q प्लस R। तो इस सूत्र को समझ रहे एक बार, क्या कुछ है। टॉपिक का नाम है हमारा भाई, छठा टॉपिक है, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये है भाई, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र है हमारा, एक कथन है, A बराबर B और गुणा में Q प्लस में R, ये ठीक है। और इसके लिए कंडीशन भी दे रखी, जो R है हमारा वो 0 से बड़ा हो सके या बराबर हो सके, लेकिन जो B है इससे हमेशा छोटा रहेगा, और 0 से ये बड़ा और बराबर हो सके, ये कंडीशन भी है इसमें, ठीक है। अब इस कैसे है ये, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो ये पूर्ण संख्याओं के लिए है भाई। मान लो मेरे अलावा कोई 2 संख्या है या कोई सवाल है मेरे अलावा, उदाहरण के तौर पर ले लो से सवाल को। मान लो मैं किसी संख्या को 7 से मैं किसी संख्या को भाग कर रहा, मान लो मैं 83 को भाग दे रहा, ठीक है। तो 7 से भाग दिया मैंने, 7 एकम 7, कितना बच गया, 1 उतार लिया, 3 13 हो गया। फिर 7 का कितनी बार चला गया, 1 ही बार चला गया, तो 7 एकम 7, कितना बच गया, शेषफल 6 बच गया। ये आ गया हमारा शेषफल, और ये है हमारा भागफल, ठीक है। ये जो मैं काम कर रहा ये इसी सूत्र के लिए कर रहा, क्योंकि ये सूत्र जो है ये इसी से ही बना हुआ है, ठीक है। अब कैसे देखो, हम जब भाग करें सवाल को तो सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखा है, क्या लिखा है, शेषफल और भागफल, बाकी की चीज़ें हम लिखते नहीं, लेकिन उनके भी नाम है। जैसे कि मैंने भाग किसे दिया, मैंने 83 को भाग दिया, तो इस 83 का जो नाम है उसे कहता है भाज्य, ठीक है। और जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 7 से, तो 7 है हमारा भाजक, ठीक है। तो जो हमारा भाज्य है उसी का ही नाम इस सूत्र में रखा गया A, ठीक है। और जो भागफल है इसका क्या नाम है, Q, और जो शेषफल है इसे रिमाइंडर बोल रहे हैं तो ये है हमारा R, और जो हमारा भाजक है उसका नाम है हमारा B, ठीक है। अब देखो सूत्र हिंदी में लिख रहा पहले मैं, उसके बाद ऐसे लिखूंगा जो ये इनके प्रतीक है। तो देखो कैसे है, सूत्र ऐसा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल।
ये हमारा सूत्र अगर हम हिंदी में लिखे सही तरीके से तो इस तरह बन गया सूत्र यो, ठीक है। अब इनके नाम अगर लिखे तो देखो मैंने भाज्य क्या मानना था ए, तो ए आ गया यहाँ पे बराबर। अब भाजक देखो भाजक क्या है हमारा बी, तो बी आ गया। अब गुणा, गुणा मतलब इंटू यहाँ से। अब भागफल क्या आया था हमारा क्यू, क्यू रख लिया, प्लस शेषफल क्या आया था हमारा आर, तो यहाँ आर आ गया। और देखो ये सूत्र बन गया हमारा तैयार हो गया। यही तो है वो कथन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कथन है कि a बराबर b गुणा क्यू प्लस आर। मतलब ये है कि अगर हमें भाजक की गुणा, हमने कोई सवाल करा जैसे ये करा अभी, इसमें भाजक मिल गया, भाज्य मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। अब ये सूत्र सिद्ध है कि भाजक की गुणा भागफल में कर दो और शेषफल उसमें जोड़ दो तो वो हमेशा भाज्य के बराबर होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो जैसे कि मैंने सवाल करा अभी, अब इसे वैसे ही करके देखे कि इसका जो भाज्य है 83, क्या वो इसके बराबर होगा। देखो कैसे करेंगे, भाज्य कितना है मेरा 83, चलो मैंने 83 ले लिया एक साइड, बराबर। अब भाजक लेना, भाजक क्या आता हमारा 7, भाजक भी ले लिया, गुना भागफल क्या है हमारा, भागफल है हमारा 11, 11 भी ले लिया, और प्लस में शेषफल लेना मतलब आर, आर कितना है हमारा 6, ठीक है। अब 83 तो जुगा तू, उसके बाद इसमें गुणा करो 11 सत्ते 77 और प्लस में कितना है 6 और 77 और 6 सॉरी 77 और 6 कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब 83 भाज्य है और 83 बराबर में आ गए, तो दोनों की बात, दोनों बात बराबर आ गई। इसका मतलब ये सूत्र हमारा बिल्कुल सही है। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसमें लास्ट टॉपिक रह गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये जो है एचसीएफ के लिए यूज करा जा। जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल ले तो दो विधि से निकले। हमने पहले विधि से निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड करके, लेकिन जब सवाल बड़े आ जा, ज़्यादा बड़े सवाल आ जा, तब उसे करने के लिए एल्गोरिथम जो है हमारा यूक्लिड विभाजन। देखो एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप वाइज जब सवाल को करें हम, स्टेप वाइज जब हम करें उसे बोले एल्गोरिथम, ठीक है। सिस्टमेटिकली जो हम करें सवाल को पॉइंट के हिसाब से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस लिए काम आवे, एचसीएफ निकालने के लिए। अब चलो एक इसे बता रहा है एक बार, देखो कैसा होगा यो। चलो ले रहा मैं एक सवाल ले रहा मैं, पहले तो सूत्र क्या है हमारा कि a बराबर b गुणा क्यू प्लस में r। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला कथन है उसी पे आधारित है हमारा यो एल्गोरिथम, ठीक है। तो मान लो मेरे पास दो संख्या है, एक मान लो मेरे लगा उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया सवाल, मान लो मेरे लगा एक 65 है और एक है 117, ठीक है। अब इस सवाल को करना क्या नियम लगा के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखो इसे नियम क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना। तो छोटी संख्या क्या है 65 और भाग देना किसे 117 को। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका पढ़ा इस पे चलेगा, 117 पे 65 का पढ़ा चलेगा तो 65 दूनी 130 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो एक ही बार चलेगा, तो 65 कम 65। अब घटाओ, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गए 5। अब देखो ये जो हमारा सवाल बना तो ये शेषफल बन गया। अब यही कंडीशन यहाँ से के ऐसे लिखनी कि जो हमारा जो हमने पहली बार में से भाग दिया वहाँ हमारा भागफल क्या है, शेषफल क्या है, वही चीज़ हमें इसमें लिखनी। तो उसे कहते हैं हम स्टेप्स, ये स्टेप्स के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो स्टेप क्या बना पहला हमारा भाज्य बराबर, भाज्य क्या हुआ हमारा 117, तो हो जाएगा 117 बराबर भाजक गुणा भागफल। अब भाजक यो था और भागफल क्या आया हमारा यो, तो हो जाएगा भाजक गुणा भागफल मतलब 65 गुणा 1 और प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल कौन है हमारा 52। तो ये होगा हमारा पहला स्टेप। और ये सवाल हमें तब तक करना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, क्योंकि एचसीएफ तो तभी निकलेगा जब शेषफल 0 मिल जाएगा हमें। अब देखो जो हमारा शेषफल बना, अब ये बन जाएगा भाजक ऐसे, और जो हमारा भाजक पहला था वो बन जाएगा भाई भाज्य ये ऐसे, ठीक है। अब दोबारा से भाग दो, 52 का पाड़ा इस पर चलेगा एक बार, 52 एकम 52। अब घटाओ, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 3 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये बन गया हमारा भाजक। अब भाज्य कौन बनेगा ये, तो जो 52 पहले भाजक था हमारा वो बन जाएगा
भाज्य, ठीक है। अब ये जो कंडीशन बनी, देखो एक स्टेप तो यहाँ लग गया, अब एक क्यों लगेगा, अब दूसरे स्टेप्स लिखो उसके बारे में। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य बराबर, भाज्य कितना था 65 और बराबर हो जाएगा भाजक, भाजक कौन है अब 52 और भागफल कितना बना था 1 और शेषफल कितना बना था यहाँ 13। दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में चलते तो यहाँ से कितना होगा 13 चौका 52, 4 बार चल गया और शेषफल कितना बनेगा यहाँ 0 क्योंकि पूरा पूरा भाग हो गया। अब तीसरा स्टेप हो गया हमारा, तीसरा स्टेप बन गया कि भाज्य हमारा 52 है तो 52 बराबर, अब भाजक मतलब 13 और भागफल मतलब 4 तो हो जाएगा 13 गुना 4 और प्लस में शेषफल, और शेषफल कितना बना हमारा 0। तो जब शेषफल 0 आ जा तब हमारा जो भाजक हो गया जिससे हम भाग दे रहे थे वही हमारा HCF है। तो HCF अतः HCF कितना आ गया हमारा 13, ठीक है। तो ये सवाल हो गया हमारा पूरा। अब देखो HCF आ गया हमारा। तो HCF का क्या मतलब है, HCF का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। मतलब इससे बड़ी संख्या है नहीं जो ना पूरा पूरा भाग कर दे। 13 से 13 पंजे 65 और 13 से ही 117, 13 निम्न में 117। तो 13 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 65 को और 117 को पूरा पूरा भाग कर दे, पूर्ण तरीके से भाग कर दे। इसलिए कहा जा सकता है HCF। HCF का मतलब हो जाए यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्रवर्तक, ठीक है। ये सवाल यहाँ हमारा खत्म हो गया। ये था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये तो हो गया हमारा भाई यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम वाला जो टॉपिक था उसके लिए ऐसा सवाल है। आपको कोई सवाल मिल जाएगा 1 नंबर में पूछा जाएगा सवाल, ये बहुविकल्पीय प्रश्न, आपको 4 विकल्प दे देगा, कोई भी एक विकल्प सही होगा, या 2 नंबर में भी पूछ ले जाए ऐसे सवाल, ठीक है। संख्याएं थोड़ी बड़ी हो सके 2 नंबर में भी पूछ ले जा। अब जब मैं आपको कुछ सवाल करवा रहा जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक पीछे से बढ़िया तरीके से पढ़ लिए तो जो सवाल मैं करवाऊंगा मैं बिल्कुल समझ में आएंगे आपके, और आपका एक भी नंबर नहीं करने का। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। सवाल है सबसे पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक सही होगा। अब देखो क्या है, सबसे पहला विकल्प क्या है हमारे पास में, सबसे पहला विकल्प है कि a जो हमारा r है वो 1 से बड़ा हो सके और b से छोटा हो सके, पहला विकल्प तो ये होगा। दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास में कि 0 से बड़ा हो सके r और b के बराबर भी हो सके और बड़ा भी हो सके, b बड़ा भी हो सके r से। तीसरा विकल्प क्या है हमारे पास में, तीसरा विकल्प दिया है कि जो r है वो 0 से बड़ा हो सके और बराबर हो सके लेकिन b से छोटा हो सके। और चौथा जो है हमारा वो है कि जो r है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। अभी मैंने ये टॉपिक आपको समझाया। देखो यहाँ से तुम्हें ध्यान रखना कि b क्या है और r क्या है। अभी बताया था b तो हमारा हुआ भाजक जिससे हम भाग देवें, r हुआ हमारा शेषफल। बस ये अगर बात ध्यान रहेगी कि b हमारा भाजक है जिससे हम भाग देवें और r हमारा शेषफल है, अगर ये बात ध्यान रहेगी तुम्हें एकदम पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब ध्यान दो, जिससे हम भाग देवें वो हमेशा बड़ा हुआ है किससे, r से। और शेषफल ध्यान दो, शेषफल क्या कैसी कैसी कंडीशन में आ सके, शेषफल 0 भी हो सके, मतलब r जो है 0 भी हो सके, इसका मतलब ये 0 के बराबर भी हो सके r, ठीक है, और 0 से बड़ा भी हो सके। बहुत सी बार ऐसे भी दो शेषफल 5 बच गया, शेषफल 3 बच गया, वो तो निर्भर करेगा कि हमारा भाजक क्या है। अगर हमारा भाजक 5 है तो हमारा जो शेषफल है 3 भी हो सके, 2 भी हो सके। तो क्या यहाँ से कंडीशन क्या बनी r के लिए कि जो 0 है वो 0 मतलब जो 0 है वो r के बराबर भी हो सके और r जो है बड़ा भी हो सके 0 से, तो एक तो ये बन गया। लेकिन जो भाजक है वो हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, भाजक कभी भी छोटा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है b हमेशा बड़ा रहेगा, तो ये वाली कंडीशन बनेगी।
अब ये कंडीशन कहाँ है, देखिए तीसरा ऑप्शन, 0 के बराबर भी है यार और 0 से बड़ा भी है यार, और b हमेशा बड़ा है। बस ये बात ध्यान रखनी कि हमारा r क्या है, शेषफल है, और b हमारा भाजक है, और भाजक कभी भी छोटा नहीं होता शेषफल से। तो ये कंडीशन बनाएगी कि शेषफल हमारा 0 के, ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब r हमारा 0 भी हो सके, और r मतलब शेषफल 0 से बड़ा भी हो सके। तो ये बात तो यहाँ से होगी। और b हमेशा बड़ा रहेगा, जब भी तो बड़े का चिन्ह लगा, b हमेशा बड़ा रहेगा r से, मतलब जिससे हम भाग कर रहे वो हमेशा बड़ा रहेगा शेषफल से। तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन कौन सा लगाना, तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो पढ़ेगा जाना बड़े तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो कितना आसान सवाल है, 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न, आपको ध्यान से करना। तो 156 का क्या करना, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने, कितना आसान प्रश्न है। देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करोगे, बाद में 6 है तो 2 से भाग हो जाएगा, नहीं तो 2 सते 14, एक बच गया, हो गए इधर जाके, एक बचा, एक गए इधर, एक 6 के लगा 16, तो 2 8 16, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, एक बच गया, फिर हो गए इधर जाके कितने 18, 2 9 18। अब 2 से भाग नहीं होना क्योंकि बाद में आ गया 9। अब इन दोनों को जोड़ियो, 9 और 3 12, 12 3 के पढ़े में आवे, इसका मतलब है 3 से भाग हो जाएंगे, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। उसके बाद कितना हो जाएगा, 13 ही कम 13। तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 13। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो यहाँ 2 बार आ रहा, एक पावर इसकी यहाँ है, एक घात यहाँ है, पावर कह लो या घात कह दो, एक और एक कितनी हो जाए, गुणा में घात जुड़ जाए तो 2 की पावर 2 और गुणा में 3 और गुणा में 13। और देखो कितने ऑप्शन दे रखे इसने, 4 ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहला है 2 गुणा 3 गुणा 13, ये तो है नहीं, 2 की पावर 2 गुणा में 3 और गुणा में 13। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल था, क्लियर। उसके बाद तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न है यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो थोड़ा सा कि यदि 65 और 117 का जो HCF होगा, अगर हम उसे 65m माइनस 117 के रूप का बना दे, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो हमें किस रूप का बनाना, 65m माइनस के 117, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो भी HCF होगा वो इसके बराबर होगा, इसके रूप का बनाना तो इसके बराबर भी होगा। तो वहाँ से हम कई का मान निकाल लेंगे, m का। तो चलो ले रहे एक बार, 65 और 117। 2 तरीके ऐसे करने के सवाल को, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा लो या अभाज्य गुणनखंड कर लो। अगर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता तो तुम सीधा इसमें अभाज्य गुणनखंड भी लगा सको। तो मैं तो एल्गोरिथम लगा रहा सीधा, 65 से भाग कर रहा मैं 117 को, 65 एकम 65। देखो ये सवाल हमने कर लिया पिछली बार, कितना बच गया 2 और यहाँ बच गए हमारे 5। अब दोबारा से ऐसे भाजक बना लो, और जो भाजक था उसे बना लो भाज्य। एक बार फिर चलाया, 52 एकम 52, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। फिर दोबारा से जो भाजक था उसे भाज्य बना दो, और 13 चौका 52, शेषफल क्या बन गया 0। इसका मतलब हमारा जो HCF आया वो कितना आया 13 हमारा क्या आ गया HCF। अभी उत्तर नहीं हमारा, उत्तर तो हमारा तब आएगा जब हम इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें m का मान बताना भाई। अब यू HCF जो है वो इसके बराबर है क्योंकि इसके रूप का बनाना, तो क्या हो जाएगा 13 बराबर ये HCF इसके बराबर टेक दिया मैंने, तो 13 बराबर क्या है ये 65m माइनस के 117। ठीक है, अब देखो एक समीकरण बनेगी। अब माइनस का 117 इधर उठा के लियो, 13 तो यहाँ जुगतुरा होगा, माइनस का 117 इधर आया तो हो जाएगा प्लस का 117। बराबर के दूसरी तरफ जाने पे चिन्ह पलट जा, तो माइनस का 117 इधर जाकर हो गया प्लस का 117, और 65 हम यहाँ जुगतु। 117 भी प्लस का है और 13 भी प्लस का है, दोनों के दोनों जुड़ जाएं। 117 और 13 कितने हो गए 130 और बराबर 65m। अब ध्यान दियो जो 65 है वो m की गुणा में है
और m का मान काटना, किसी का भी मान काटना पड़े तो सबसे पहले उसे अकेला कर लो, ठीक है। 65 गुणा में है, चला जाएगा किसके बटे में, 130 के, क्योंकि गुणा का हमेशा दूसरी तरफ बटे में जाया करें, ठीक है। 130 तो यहाँ जुगा तो रह जाएगा, और गुणा में है 65 तो चला जाएगा इसके बटे में, और बराबर क्या रह जाएगा खाली m, और जब m अकेला हो गया तो m का मान भी निकल होगा, ठीक है। अब 65 से सब भाग कर दो 130 को, 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, तो m बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब m का मान कितना होगा 2 होगा। अब ऑप्शन देखो कौन सा, पहले ऑप्शन में है 4, दूसरे में क्या है 2, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा जिसमें 2 लिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो भाई वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जो क्वेश्चन मैं बताने वाला था उसके लिए इतना टाइम रहा नहीं मुझे लगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाली उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन कम से कम 20-22 क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दूंगा आपको मैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटने का अगर आपने क्लास प्रॉपर तरीके से करी, ठीक है। तो बहुत ही बड़े तरीके से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ भाई चैनल को, और वीडियो को लाइक करके जाए, और कमेंट में अगर मेरे बताने में, मेरा पहला वीडियो है तो मेरे बताने में अगर कुछ दिक्कत आ रही या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा फास्ट बता रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा, उस बारे में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और आगे बस इतना ही, धन्यवाद।